हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम कर रहे हैं सेशन नंबर 157 की, और ये क्लासेस रेगुलर चलती हैं आपकी मंडे टू सैटरडे। अगर आप नए हैं तो आपका पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। दो चैनल और है अपने, एक एसएससी एक्सपर्ट के नाम से है जो केवल एसएससी के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। एक चैनल इंग्लिश मास्टर है जो स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, अपना एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, वहां पर आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। और उसके लिए बता दूं आपको मैं कि एक दिन और आपको मिल रहा है जिसमें आप 20% ऑफ पर एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद प्राइस जैसे था वैसा हो जाएगा। ठीक है, और ये एक नंबर दिया है, यहाँ पे आप कोई भी चीज जाननी हो आपको तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एरर्स, आपको पता है अगर आप काफ़ी दिनों से सेशन देख रहे हो तो मैं सबसे पहले एरर्स कराता हूं, और उन एरर्स में मैं आपको ये कोशिश करता हूं कि भाई एक से ज़्यादा एरर निकालने की कोशिश करें। क्योंकि होता ये है, अमूमन जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तब भी, और ऑनलाइन भी काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अप्रोच कैसे करते हैं कि मान लीजिए मैंने आर्टिकल पढ़ाया तो आपकी नज़रें आर्टिकल की एरर ही सर्च करती हैं। मैंने नाउन पढ़ाया तो केवल आप नाउन की गलतियां ही सर्च करते हैं, सेंटेंस पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि भाई इसमें आपको नाउन की गलती निकालनी है, इसमें आर्टिकल की निकालनी है, इसमें वॉइस की गलती निकालनी है। वहाँ तो मिसलेनियस आएगा, वहाँ तो सब कुछ मिक्स्ड होगा। तो वो आपकी फिर इतनी अधिक प्रैक्टिस हो जिससे आपको सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाए कि यहाँ पे एरर है। इसलिए ये मल्टीपल एरर्स वाले सेंटेंसेस मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप टेंड टू रेस्पॉन्ड टू मास प्रोटेस्ट बाय न्यू लॉज। दो गलतियां हैं, एक तो टेंड नहीं आके क्या आएगा, टेंड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक वचन करता है, इसकी वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन आएगी। दूसरी गलती है कि विद न्यू लॉज आएगा, बाय न्यू लॉज नहीं आएगा। इसका ट्रांसलेशन ये है कि जो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व है उसकी प्रवृत्ति है कि वो जन आंदोलन जो भी है उसको रेस्पॉन्ड कैसे करे, नए लॉज के साथ रेस्पॉन्ड करे, इसलिए वहां पे विद लगा दिया मैंने। दूसरा देखिए, दिस के साथ आर नहीं आता, ई जाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट, ये संकट प्रबंधन है। बिल्डिंग ऑन एन, एन नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ए आएगा, क्योंकि डिसफंक्शनल का साउंड जो है वो डे, जो कैसे गया तक का साउंड है, हिंदी कॉन्सोनेंट के हिसाब से है, तो इसलिए यहां पे ए का प्रयोग हम करेंगे। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। किस पर? बिल्ड ऑन का मतलब होता है इस पर आधारित होना, इस पर बनना। डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर का मतलब है ऐसा सिस्टम जो काम नहीं कर रहा है, त्रुटिपूर्ण है, जिसमें खामियां हैं, है ना, उस सिस्टम के आधार पर। हालांकि यहां बिल्ट ऑन भी लगा सकते हो, जब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो तो यहां आप बिल्ट ऑन भी लगा सकते हो। हालांकि बिल्डिंग ऑन गलत नहीं है, लेकिन बिल्ट ऑन भी कह सकते हो कि ये वो क्राइसिस मैनेजमेंट है जो आधारित है इस आर्किटेक्चर पर। दी एनटीए, एजेंसी का नाम है, हैज आएगा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इश्यूड आएगा। तो एनटीए ने क्या किया है, इश्यू किया है। हायरिंग नोटिफिकेशंस का मतलब भर्ती संबंधी अधिसूचना, नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना बोलते हैं, ये नोट डाउन करिए आप। तो एनटीए ने जारी की है अधिसूचना। एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस रिमेन, तो ठीक है, भर्ती संबंधी सूचना जारी तो कर दी, लेकिन अभी भी संरचनात्मक कुछ चुनौतियां बची हुई हैं, तो बट आएगा। एंड तब लगता है जब दोनों क्लॉजेज एक जैसी बात करते हैं। मैं कहूं कि आप एक खिलाड़ी हैं और आप कॉलेज टीम का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहां पे ठीक है, एंड आएगा, दोनों साइड सेम है। आप खिलाड़ी हैं लेकिन आपको खेलना ही नहीं आता है, तो ये विरोधाभासी चीजें हैं। विरोधाभासी चीजें अगर हो तो बट का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 कह रहा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब ये टेस्ट आएगा, मानकीकृत टेस्ट, कुछ मानक परीक्षाएं, जैसे कि जीआरई। जीआरई एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है। प्लेज नहीं, टेस्ट प्लूरल है तो इसलिए प्ले आएगा। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑन नहीं, इन अमेरिकन एडमिशंस, अमेरिकन परीक्षा, अमेरिकन प्रवेश में, मतलब अमेरिका के अंदर जब प्रवेश लेना होता है कॉलेजेस में, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीआरई जैसा टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज द जीआरई प्ले अ की रोल आएगा इन अमेरिकन एडमिशंस। अगला है द पैनल ऑल्सो नोटेड दैट एजेंसी सच एज द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड द आईआईटीज। पैनल ने यह भी नोट किया कि जो एजेंसीज हैं, जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन है और आईआईटीज हैं, तो ये एजेंसीज प्लूरल हो गई, तो यहाँ पे इज नहीं आके आर आएगा। इनको ट्रीट किया जाता है
किस रूप में ट्रीट करते हैं, तो के रूप में इसके लिए एज लगेगा, एज पैसिव क्लाइंट्स। लाइक का मतलब कि जैसे होता है, ये उदाहरण नहीं दे रहा, इस रूप में इसको किया जाता है, तो यहाँ पे पैसिव क्लाइंट्स के रूप में इनको ट्रीट किया जाता है, ये कहना चाहता है। तो ये तो अपना एरर वाला सेगमेंट पूरा हुआ। अब मैं बात करूं आज के एडिटोरियल की, तो इससे पहले ये भी बता दूं कि रात 8 बजे आपको वीक में 3 दिन एसएससी एक्सपर्ट पर वोकैबलरी की क्लासेस मिल रही हैं। तो जो बच्चे वोकैबलरी एक बेहतर अप्रोच की तलाश में हैं, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि साहब मेरे से तो वोकैब याद होनी नहीं है, कोई मुझे अंगुली पकड़कर वोकैब याद करना सिखा दे, तो वो सेशंस आपके लिए हैं। एसएससी एक्सपर्ट नाम से जो अपना चैनल है, जो एसएससी के विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया समर्पित है, वहाँ वीक में 3 दिन एक क्लास होती है ट्यूसडे को, एक क्लास होती है थर्सडे को, एक क्लास होती है सैटरडे को। तो ये 3 क्लासेस आपको मिलती हैं और बाकी के 3 दिन करंट अफेयर्स वहां पे चलता है, ठीक है। तो वो क्लासेस आप देखिए, 10 सेशंस वहां पे हो चुके हैं। सेशन नंबर 11 आज होगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेशन नंबर 10 में हमने डिस्कस की थी, और वो ईडियम्स डिस्कस की थी जो आपने शायद ही देखी हो एग्जाम में, आज तक नहीं आई हुई हो, जो नई हो। और ऐसे ही आज भी ईडीएम का सेशन है, आप मेरे साथ देखेंगे तो यकीन मानिए मैं क्लास में ही आपको याद करा दूंगा। बस आपका काम इतना ही रहेगा कि आप उन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें, बस काम हो गया। फिर एक बार और रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ें याद रहेंगी परीक्षा तक, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनएड्रेस्ड चैलेंजेस के नाम से एडिटोरियल है। चैलेंजेस जो है ये नाउन है, अनएड्रेस्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और जब थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। जब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में होता है तो उसको हम नाम देते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अनएड्रेस्ड चैलेंजेस का मतलब हो गया ऐसे चैलेंजेस जो अनएड्रेस्ड हैं, जिनको एड्रेस नहीं किया गया है। एड्रेस नहीं किया गया है इसका मतलब नॉट डेल्ट विद, इनसे निपटा नहीं गया है, नॉट डेल्ट विद। या फिर आप इसको कहेंगे अनरिजोल्व्ड, जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। तो ऐसे चैलेंजेस की बात है, ऐसी चुनौतियों की बात है जिनको अभी रिजोल्व नहीं किया गया है। किसको लेकर है, इंडियाज क्राइसिस इन एजुकेशन, भारत का जो संकट है और एजुकेशन को लेकर उसकी बात है। क्राइसिस का मतलब कैटेस्ट्रॉफी आप कह सकते हैं, संकट को बोलते हैं, ठीक है। तो कैटेस्ट्रॉफी, अच्छा क्राइसिस का प्लूरल क्या बनता है ये भी नोट कर लीजिए। क्राइसिस जो है वो एक वचन है, और क्राइसिज अगर मैं लास्ट में ईएस लगा दूं, इस आई के स्थान पे ई लगा दूं तो ये बहुवचन बन जाता है, परीक्षा में आ सकता है। नाउन संबंधी एरर है ये, मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो एरर बन जाएगा, क्राइसिस और क्राइसिज, ठीक है। तो ये कह रहा है भारत का जो एजुकेशन में संकट है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। क्या है इस एडिटोरियल में, तो ये एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करता है डीप रूटेड क्राइसिस, जो बहुत ज्यादा जिसकी जड़ें गहरी है उस संकट के बारे में। और ये जड़ें हैं किस में, भारत के एजुकेशन में और एग्जामिनेशन सिस्टम में, भारत के शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में। सिस्टम को हिंदी में हम प्रणाली बोलते हैं, सिस्टम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रणाली। स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन, विशेष करके फोकस करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना, विशेष करके ये बात करेगा एनटीए की, जो कि नीट की एग्जाम करवाती है, खासतौर पर आप इसी नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इत्मीनान से पढ़ना है, हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करना है, पूरा सेशन देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ध्यान भटकाना नहीं है, क्योंकि ध्यान भटका तो करियर अटका। अगर आप चाहते हैं कि करियर कहीं ना अटके तो याद रहे ध्यान तुम्हारा कहीं ना भटके। चलें स्टार्ट करें। देखो साहब, सबसे पहले तो इस स्लाइड को तुम खुद से पढ़ो, उसके बाद में मैं बताता हूं क्या कहना चाहता है। अब देखिए, सबसे पहले वर्ड्स देखो एक साथ दे रखे हैं। एजिटेशन का मतलब आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, अनरेस्ट है, टर्मोइल है। कंसीड का स्वीकार करना है तो ग्रांट है, यील्ड है या एक्सेप्ट है। मोलिफाई का शांत करना है, अपीज, पैसिफाई या काम। डिसफंक्शनल का निष्क्रिय या दोषपूर्ण है, फ्लॉड, ब्रोकन या डिफेक्टिव। ऑपरेशनलाइज का लागू करना है, इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट या अप्लाई। अब देखेंगे, देखो द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व, यह सब्जेक्ट है। टेंड्स, इसकी प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है, टू रेस्पोंड, ये रेस्पॉन्ड करता है टू मास प्रोटेस्ट। किसको रेस्पॉन्ड करता है, मास प्रोटेस्ट, जन आंदोलन को। मास प्रोटेस्ट हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, पब्लिक प्रोटेस्ट को आप कह सकते हैं।
या बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट को कह सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटेस्ट को कह सकते हैं, व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन, इसको बोलते हैं मास प्रोटेस्ट। तो मास प्रोटेस्ट को ये क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड के साथ टू लगेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। विद न्यू लॉज, नए कानून के साथ, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के साथ, और इंक्वायरी कमिटीज और इंक्वायरी कमिटीज के साथ। रेयरली एड्रेसिंग, रेयरली एडवर्ब है, और जो बिल्कुल भी एड्रेस, रेयरली मतलब ये कभी कभार ही ऐसा होता है, नेगेटिव है। एड्रेस का मतलब है सॉर्ट आउट करना, डील करना। इसको आप सॉर्ट आउट करना कह सकते हो, सॉर्ट आउट करना या डील करना। तो ये एक्चुअल में क्या है, कोर इश्यूज। कोर इश्यूज का मतलब होता है सेंट्रल इश्यूज, जो मुख्य मुद्दे हैं उनको तो ये डील करता ही नहीं है, जो वास्तव में समस्या है उसकी तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। ये फुल स्टॉप लग गया तो ये सांस लेने का समय है। आप भी सांस लीजिए, मैं भी सांस लेता हूं, एक बार के लिए रुकेंगे, फिर समझ लो। द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप सब्जेक्ट है, जिसमें द डिटरमिनर, इंडियन एडजेक्टिव, पॉलिटिकल एडजेक्टिव, लीडरशिप नाउन है। टेंड्स वर्ब है, लीडरशिप एक वचन है तो वर्ब एक वचन आ गई। इसकी प्रवृत्ति होती है, टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, प्रोक्लिविटी होना, टेंडेंसी होना। टेंड से टेंडेंसी बनता है। क्या प्रवृत्ति होती है, रेस्पॉन्ड करने की, प्रत्युत्तर देने की। रेस्पॉन्ड करना समझ गए, विक्रिया की प्रतिक्रिया। तो कुछ अगर हो रहा है तो उसको कैसे डील करता है वो बता रहा है। तो भारतीय राजनीतिक नेतृत्व जो है, ये नेता लोग हैं, पार्टीज जो हैं, वो उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि मास प्रोटेस्ट को ये कैसे डील करते हैं। ये जन आंदोलन को डील ऐसे करते हैं कि ये नए लॉज बना देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देते हैं और इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं, है ना। लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई ये तो रेयरली एड्रेस करता है कोर इश्यूज को, जिसमें इश्यूज नाउन है, कोर एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो मूल इश्यूज हैं, सेंट्रल इश्यूज हैं, उनको तो ये एड्रेस करता ही नहीं है। बात समझ में आ गई। रेयरली एड्रेसिंग, ये यहां पे रेयरली जो है वो एडवर्ब है, एड्रेसिंग जो है वो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रेयरली एड्रेस करते हुए मतलब ये सबके साथ डील करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए, इंक्वायरी कमेटी बन गई, नए नियम बना दिए, नए कानून बना दिए। रेयरली एड्रेसिंग, रेयरली एड्रेस करते हुए कोर इश्यूज को। आगे देखिए, द कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन, ये द जो है वो एजिटेशन के लिए है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है ये सब्जेक्ट हो गया। हैज मेट, ये वर्ब हो गई। अ सिमिलर फेट, ऐसा ही सामना हुआ है, ऐसे ही भाग्य का सामना इस आंदोलन का भी हुआ। पहले शुरुआत की जो लाइंस हैं उसमें लेखक ने भूमिका बांधी है, प्रेफिस बता दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है टॉपिक को, इसी को आगे बढ़ा रहा है। यही लिखने का एक वो स्टाइल है कि कोई भी आर्टिकल आप लिखते हो, कुछ भी आप पैराग्राफ लिखते हो, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना बनाते हो, सबसे पहले आप भूमिका बांधते हो, सबसे पहले आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हो और उसके बाद में उसको इलेबोरेट करते हो, उसको विस्तार देते हो। तो यहाँ पे इसने प्रेफिस लगा दिया। अब विस्तार देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजिटेशन है उसका भी सामना हुआ है सिमिलर फेट से, ऐसे ही भाग्य से। फेट जो है इसका मतलब भाग्य होता है। फेट जो शब्द है इसका मतलब क्या है, भाग्य। तो इसका भी सामना ऐसे ही भाग्य से हुआ है, ऐसी ही चीजें इसके सामने आई है। क्या चीज सामने आई है, इस जो साइन दे रखा है ये, जिसको संस्कृत में तुम विसर्ग बोलते हो, इंग्लिश में कॉलन बोलते हो। द इमीडिएट डिमांड कंसीडर्ड, हालांकि ये कॉलन है, ये कॉलन ही है, ये विसर्ग वगैरह कुछ नहीं। मैं तो बता रहा हूं कि संस्कृत में आपने ऐसे दो टिमकी देखी होंगी, उसको आप क्या कहते हो, विसर्ग, और यहां पे कहते हैं कॉलन। और कॉलन लगता है तब जब आप आगे इंट्रोड्यूस करते हो। तो क्या सामना हुआ है, द इमीडिएट डिमांड, डिमांड नाउन है, ये इमीडिएट एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है, कि तत्कालिक जो मांग है, कंसीडर्ड, उसको स्वीकार कर लिया गया, है ना। तत्कालिक जो मांग है उसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। कंसीड का मतलब क्या है, कंसीड का मतलब है एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना, यील्ड करना। तो एक्सेप्ट करना दे रखा है क्या इस साइड, कंसीड, हाँ दे रखा है ना, छोड़ दीजिए, चलो कंसीड कर लिया। द अपसर्ज मोलिफाइड, अपसर्ज क्या होता है, मोलिफाइड क्या होता है, तो मोलिफाइड आपको दे रखा है, शांत करने को बोलते हैं। अपसर्ज जो होता है इसका मतलब होता है अचानक से जो वृद्धि हुई, जो इंटेंसिटी बढ़ी है, सर्ज को, राइज को, एस्केलेशन को बोलते हैं। सर्ज या राइज या एस्केलेशन, जो बढ़ोतरी हुई, किस में बढ़ोतरी हुई, मान लीजिए कोई भी हिंसा में बढ़ोतरी हुई, उनके गुस्से में बढ़ोतरी हुई, इसको मॉडिफाई कर दिया गया, शांत कर दिया गया विद न्यू लेजिस्लेशन, एक नए कानून के द्वारा। लेजिस्लेशन मतलब लॉ होता है, कानून होता है, विधेयक होता है। द प्रॉमिस ऑफ जुडिशियल स्क्रूटिनी, और किसके साथ वादा कर दिया, न्यायिक जांच का। स्क्रूटिनी का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है। एंड टास्क फोर्स, और एक टास्क फोर्स के साथ।
यहां तक फुल स्टॉप आ गया, सांस लेने का समय है, आप भी सांस लीजिए। यहां से फिर देखेंगे हम कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो एजिटेशन है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है, हैज मेट प्रेजेंट परफेक्ट है। मीट की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये मेट, मीट होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है मैट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मैट। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है उसका सामना भी सिमिलर फेट से हुआ है, फेट नाउन है, सिमिलर एडजेक्टिव है। वैसे ही भाग्य, कैसा जो ऊपर बात करी थी वैसा। क्या हुआ कि इमीडिएट जो डिमांड थी, तत्कालिक जो इनकी मांग थी, इन्होंने कहा जंतर मंतर से हम तभी हटेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा, इस्तीफा दिला दिया, इसको स्वीकार कर लिया गया। अब एक्चुअल में क्या है, स्वीकार कर लिया गया, अपने आप तो डिमांड स्वीकार हुई नहीं, आप ये मत समझना कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये एक्चुअल में रिड्यूस्ड क्लोज है। इसका मतलब है विच वॉज कंसीडर्ड, है ना, विच वॉज कंसीडर्ड। इस विच वॉज कंसीडर्ड में से विच और वॉज को हटा दिया इसने, अपसर्ज को मॉडिफाई कर दिया, अपसर्ज विच वॉज मॉडिफाइड। जो इंटेंसिटी बढ़ रही थी, जो एस्केलेशन हो रहा था, उसको शांत कर दिया गया। कैसे शांत किया गया, नए कानून के साथ और जुडिशियल स्क्रूटिनी और टास्क फोर्स के प्रॉमिस के साथ। क्लियर, दिस इज अ क्राइसिस, दिस इज क्राइसिस मैनेजमेंट। ये जो चीज है वो क्राइसिस मैनेजमेंट है, दिस सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्राइसिस मैनेजमेंट है वो कंपाउंड नाउन है, जिसमें क्राइसिस भी नाउन है और मैनेजमेंट भी नाउन है। दिस जो है बता रखा है आपको, दिस दैट दीज दोज, ये चार चीजें जो होती हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर इसके बाद में नाउन है तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, अगर नाउन नहीं है तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, प्रोनाउन। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये एक संकट प्रबंधन है। बिल्डिंग ऑन अ डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एक प्रकार से सिस्टम है, तंत्र है। डिसफंक्शनल लिखा हुआ है वहां पे, फ्लॉड, ब्रोकन, डिफेक्टिव, निष्क्रिय या दोषपूर्ण। अब ये वो सिस्टम है, मतलब उस पे बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, एक दोषपूर्ण आर्किटेक्चर पर। आर्किटेक्चर का मतलब लिख लो सिस्टम है, तंत्र है, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, सिस्टम को बोलते हैं, और इसको फ्रेमवर्क भी तुम कह सकते हो, फ्रेमवर्क भी कह सकते हो, ठीक है। तो दिस इज क्राइसिस मैनेजमेंट, तो ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट है। बिल्ड ऑन का मतलब यहां पे आधारित होना होता है, जो आधारित है। बिल्डिंग ऑन का मतलब वो क्राइसिस मैनेजमेंट जो बिल्ड हो रहा है, जो बेस्ड है किस पर, डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर पर, जिसमें आर्किटेक्चर नाउन है और डिसफंक्शनल क्या है, एडजेक्टिव है। आगे देखिए नया सेंटेंस है, फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए है उसके लिए, द टास्क फोर्स इज एक्सपेक्टेड, जो टास्क फोर्स है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। और ध्यान से देखेंगे कि जब भी आपको इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी तो वो पैसिव होता है। इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये बी का फॉर्म है। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज एम आर होता है, वॉज वर होता है, बी खुद होता है, बीन होता है, बीइंग होता है। इनके साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये पैसिव बनता है, ठीक है। तो ये पैसिव बन गया। तो ये कह रहा है एनटीए के लिए जो टास्क फोर्स है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है टू ऑपरेशनलाइज, कि ये लागू करेगा किसको, के राधाकृष्णन कमेटी, जो 2024 की कमेटी थी, इसका जो ब्लूप्रिंट है, इसका जो खाका है, इसका जो एक ड्राफ्ट है, उसको ये लागू करेगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसको फ्रेमवर्क या रोड मैप या प्लान बोलते हैं। इसको प्लान कह सकते हो, इसको रोड मैप कह सकते हो। तो इस कमेटी ने एक रणनीति बताई थी, इस कमेटी ने कहा था भी ऐसे ऐसे करना है, तो इसको लागू करेगा टास्क फोर्स से, ये अपेक्षित है। मच ऑफ इट इज टोल्ड, अब इसमें से अधिकांश जो चीज है, जो भी राधाकृष्ण कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे उनमें से अधिकांश जो चीज है, मच यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मच जब सब्जेक्ट होता है तो मान के चलना मेरे भाई कि ये प्रोनाउन है। मच जो है वैसे तो डिटर्मिनर है ना, मच के बाद में अगर नाउन आए, जैसे मच कॉन्फिडेंस, मच होप, है ना, मच बिलीफ, लेकिन जैसे ही मच के अगेला आता है, आगे नाउन नहीं आता है, तो प्रोनाउन की भूमिका में है, सब्जेक्ट है। स्टॉल्ड का मतलब होता है रोकना, रुक जाना। स्टॉल का मतलब बाधित करना, इसको बोलते हैं। स्टॉल का मतलब क्या है, बाधित करना। तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टेड, इसको तुम कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्टेड, बाधित। इसमें से अधिकांश जो चीज है वो 18 महीने से बाधित है, रुकी हुई है। अब आगे ए से तो आगे देखना है आपको। अब यहां तक एक बार फिर समझ लो क्या कहना चाहता है, देख लो फिर से, कहां से, यहां से।
ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए टास्क फोर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऑपरेशनलाइज करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, ये अप्लाई करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा के राधाकृष्णन कमेटी के अक्टूबर 2024 का जो ब्लूप्रिंट था, अक्टूबर 2024 में इस कमेटी ने एक ब्लूप्रिंट दिया था, एक प्लान या रोड मैप दिया था, उसको लागू करेगा। और इस रोड मैप का लगभग भाग जो है रुका हुआ है 18 महीनों से। क्लियर है? यहां तक ए से आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस स्लाइड से आप सीख सकते थे। वो एक तो है रेस्पोंड, रेस्पोंड के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है। एक बी जो है, इसका ध्यान रखो, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव बनता है ना, ये ध्यान रखना है। तो एक तो रेस्पोंड के साथ टू लगेगा, और एक बी, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब इज एम आर है, बी का मतलब वॉज वर है, बी का मतलब बीन है, बी का आईएनजी रूप बीइंग है, और बी खुद ये बेस फॉर्म है। ठीक है, ये 8 रूप होते हैं, 3 और 2 5 और 3 8। इनके साथ थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस पैसिव वो इसका जनरली माना जाता है। कई बार थर्ड फॉर्म होता भी है इनके साथ तो पैसिव नहीं भी होता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है इनके आगे, लेकिन जनरली ये पैसिव वॉइस माना जाता है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे देखिए, ए तो दे ही रखा था। तो अ स्टैट्यूटरी यूपीएससी लाइक एनटीए अंडर डायरेक्टर जनरल एंड 2 एडिशनल डायरेक्टर्स जनरल। पहले आप ये देख लो सेंटेंस जो वर्ड्स हैं इस स्लाइड के, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो साहब इस स्लाइड में जो वर्ड्स हैं इसमें पहला शब्द दे रखा है आपको स्टैट्यूटरी। ये लीगल होता है, वैधानिक होता है, लॉफुल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल। स्पैनिंग का मतलब होता है विस्तार, कवरिंग, एक्सटेंडिंग, रेंजिंग, इसका विस्तार यहां से यहां तक है। सर्विलांस पता है निगरानी को बोलते हैं, आजकल तो घर के बाहर ही ये बोर्ड लगा हुआ रहता है कि भाई आप कैमरे की नज़र में हैं, यू आर अंडर सर्विलांस। सर्विलांस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। सर्विलांस की स्पेलिंग आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। सैंक्शन का मंजूरी है, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, परमिट। डॉन्टिंग जो है वो चुनौतीपूर्ण है या कठिन है। इंटीमिडेटिंग या ओवरवेलमिंग, इंटीमिडेटिंग या ओवरवेलमिंग। ठीक है, ये क्या है? डॉन्टिंग। आप समझिए। तो अस्टैट्यूटरी, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ए दे रखा था आपको। तो अस्टैट्यूटरी यूपीएससी लाइक एनटीए अंडर डायरेक्टर जनरल एंड 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल, 10 functional verticals spanning cyber security, psychometrics and forensics, 1000 standardized testing centers, a DG exam biometric framework integrating Aadhaar, facial recognition and continuous surveillance। समझो आप इसके अंदर, ये तो खाली नाम दे रखे हैं, कुछ वैसे विशेष नहीं है। तो ए तो दे ही रखा था। अस्टैट्यूटरी एक वैधानिक, ए डिटर्मिनर हो गया, स्टैट्यूटरी नाउन है, एक वैधानिक। यूपीएससी की जैसे एनटीए अंडर ए डायरेक्टर जनरल, जिसके अंदर एक महानिदेशक होगा और 2 अतिरिक्त महानिदेशक होंगे। डायरेक्टर जनरल का बहुवचन डायरेक्टर जनरल बनता है, ये नाउन के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्टर जनरल का प्लूरल बनता है डायरेक्टर्स जनरल, ये नाउन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 10 फंक्शनल वर्टिकल्स, 10 जो है फंक्शनल वर्टिकल्स। अब फंक्शनल वर्टिकल्स क्या होते हैं? अब वैसे तो आपको कुछ ये वर्ड्स के रूप में ही देखो, लेकिन इसका मतलब कार्यात्मक विभाग को बोलते हैं, डिपार्टमेंट्स को या डिविजन्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स। 10 डिपार्टमेंट, 10 विभाग। स्पैनिंग मतलब कहां से कहां रेंज बता रहा है। स्पैनिंग का मतलब रेंज इसकी है, साइबर सिक्योरिटी इसमें है, साइकोमेट्रिक्स है, फॉरेंसिक्स है, ये विभाग भी इसमें शामिल है। तो साइकोमेट्रिक क्या होता है? साइकोमेट्रिक क्या होता है? साइकोमेट्रिक्स का मतलब जो मेंटल असेसमेंट होता है ना, जो मानसिक मूल्यांकन होता है, उसको बोलते हैं मेंटल असेसमेंट। और ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है फॉरेंसिक्स रिपोर्ट सुना होगा आपने। 1000 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सेंटर्स, 1000 के करीब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सेंटर्स का मतलब है मानक टेस्टिंग सेंटर्स। स्टैंडर्ड के एक मानक आपने बना रखा है कि इन नियमों में फिट बैठने वाले, है ना, वो टेस्टिंग सेंटर्स। एक डीजी एग्जाम बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क का मतलब सिस्टम है। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है इंक्लूड करते हुए। इंटीग्रेटिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है इंक्लूड करना, कंबाइन करना, मर्ज करना। तो इसको आप कंबाइन कह सकते हो या मर्ज कह सकते हो। आधार को मर्ज करते हुए, फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे की पहचान, एंड कंटिन्यूअस सर्विलांस और लगातार निगरानी, ये सब इसके अंदर कहा गया है। समझ में आई बात आपको? भाई ये क्या कह रहा था उसको समझना आप। ये एक्चुअल में यहां से समझिए कि इसमें से अधिकांश भाग रुका हुआ है, ये बोला इसने। आगे इसने लगा रखा है कोलन कि क्या क्या रुका हुआ है।
अधिकांश पार्ट जो इसमें राधाकृष्णन कमेटी ने अक्टूबर 2024 में जो जो बताया था उसमें से अधिकांश काम तो बाकी है। क्या क्या बाकी है? तो एक तो बाकी है एक स्टैट्यूटरी, एक लॉफुल यूपीएससी लाइक एनटीए, यूपीएससी के तर्ज पर जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके अंदर एक निदेशक और 2 अतिरिक्त महानिदेशक हों, वो 10 फंक्शनल वर्टिकल्स, मतलब 10 यहाँ पे इसने रेकमेंड किए थे कि क्या होने चाहिए, विभाग होने चाहिए। विभाग के अंदर साइबर सिक्योरिटी विभाग होना चाहिए, साइकोमेट्रिक्स विभाग होना चाहिए और फॉरेंसिक्स होना चाहिए। 1000 स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सेंटर्स होने चाहिए। एक डीजी एग्जाम बायोमेट्रिक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अंदर आधार शामिल हो, फेशियल चेहरे की पहचान शामिल हो और लगातार निगरानी हो। ये सब तो काम हुआ ही नहीं अभी तक, 18 महीने से ये काम रुका हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, द एनटीए हैज इश्यूड, एनटीए ने जारी कर दिया है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पैसिव है। एनटीए ने जारी कर दिया है हायरिंग नोटिफिकेशन, भर्ती अधिसूचनाएं। इस नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिसूचना। तो एनटीए ने हायरिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, बट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस रिमेन। लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई स्ट्रक्चरल चैलेंजेस तो अभी बने हुए हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का मतलब है जो एक मूलभूत जो चुनौतियां हैं वो अभी बनी हुई हैं। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है रिमेन। जिसमें स्ट्रक्चरल है वो एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव्स की श्रेणी में जाते हैं। चैलेंजेस नाउन है, रिमेन है वो वर्ब है। तो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस अभी बने हुए हैं। 6 to 12 मंथ रिक्रूटमेंट साइकिल। अब वो फिर देखो कॉलन लगा दिया इसने। अब ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं? वो ये हैं कि 6 से 12 महीने तो आपको भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें लगते हैं। पे स्केल्स ऐसी होती हैं दैट कैन नॉट कंपीट विद, कंपीट विद का मतलब होता है वाई विद, VIE विद, इसका मतलब प्रतिस्पर्धा करना। तो आप पैसा उतना देते हो जो कंपीट कर ही नहीं सकता प्राइवेट सेक्टर के जॉब से। और कैडर क्रिएशन रिक्वायरिंग लेजिस्लेटिव सैंक्शन, और अगर मान लो कोई कैडर क्रिएट कर रहे हो आप तो उसमें आपको लेजिस्लेटिव सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई कैडर क्रिएट करते हो तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ती है? तो उसमें आपको जरूरत पड़ती है लेजिस्लेटिव सैंक्शन की। मतलब आपको इसके अंदर एक वैधानिक क्या चाहिए? मंजूरी चाहिए, विधायी स्वीकृति चाहिए। ठीक है, मतलब एक्चुअल में कैडर का मतलब क्या है? कैडर का मतलब है कि किसी भी संगठन में ट्रेंड कर्मचारियों का समूह। अगर आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना हो तो उसके लेजिस्लेटिव सैंक्शन चाहिए। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति, अप्रूवल। क्या कहोगे? अप्रूवल, नाउन है ये। लेजिस्लेटिव एडजेक्टिव है, विधायी को बोलेंगे। फिर समझ लो, तो कह रहा है एनटीए ने जारी कर दिया है हायरिंग नोटिफिकेशंस, मतलब भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन लेखक कह रहा है कि भी इसके अंदर भी मूलभूत चुनौतियां तो बची हुई हैं। और चुनौतियां क्या हैं? 6 से 12 महीने रिक्रूटमेंट साइकिल में लग जाते हैं। पे स्केल्स ऐसी होती हैं, अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये पे स्केल्स के लिए आ रहा है। तो पे स्केल्स की वर्ब यहाँ पे कैन नॉट कंपीट है, कंपीट के साथ में विद लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम चर्चा करेंगे कि पे स्केल्स जो हैं वो कंपीट नहीं कर सकती हैं। इनका कोई मतलब कंपटीशन नहीं है। किन से? प्राइवेट सेक्टर के पे स्केल से। ये दोज किसके लिए आ रहा है? ये पे स्केल्स के लिए आ रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नाउन रिपीट ना हो इसके लिए प्रोनाउन लगाते हैं। पे स्केल्स प्लूरल है और थोड़ा दूरी पर है, इसलिए दोज का प्रयोग किया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और कैडर क्रिएशन जो है उसके लिए लेजिस्लेटिव सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। आगे कह रहा था नीट 2027 डेडलाइन, जो 2027 का जो नीट की डेडलाइन है सब्जेक्ट इज डाउंटिंग। अब ये डेडलाइन क्या है? ये डाउंटिंग है। डाउंटिंग एडजेक्टिव है। यहाँ पे डाउंटिंग जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। चुनौतीपूर्ण है या कठिन है, इंटिमिडेटिंग है या ओवरवेलमिंग है। ठीक है, तो नीट 2027 की जो डेडलाइन है, डेडलाइन का मतलब क्या होता है? अंतिम कोई आपको डेट घोषित कर दी कि यहां तक आपको काम पूरा करना है, उसको डेडलाइन बोलते हैं। तो ये डेडलाइन जो है वो चुनौतीपूर्ण है। फुल्ली इंप्लीमेंटेड आगे हम देखेंगे स्लाइड में। पहले यहां तक की अगर बात करें तो कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। एक बात तो इंपॉर्टेंट थी ये वाले की कंपीट के साथ में विद लगेगा। ठीक है, एक तो ये लिख लो, कंपीट जो शब्द है इसके बाद में इसके साथ में विद लगता है, और कंपीट विद को आप लिख सकते हो वाई विद। इसका मतलब प्रतिस्पर्धा होना, कंपीट करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने आपको, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये लिख लो कि AL एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। AL ending words are generally adjectives। ये जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में AL होता है उनको हम एडजेक्टिव्स कह सकते हैं। अच्छा जी,
और कुछ विशेष एक और बताया था ना मैंने, कहा था इसमें। सर्विलांस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सर्विलांस की स्पेलिंग SURVEILLANCE, निगरानी को बोलते हैं। स्पेलिंग के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, SURVEILLANCE, ठीक है। और एक नोटिफिकेशन को अधिसूचना बोलते हैं। ये किसी ऐसी परीक्षा में तुम्हारे काम आ जाएगा जहां पे तुम्हें कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग पूछे जाते हैं, तो ये होता है अधिसूचना, ये ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, और तो कुछ विशेष नहीं है। हाँ, एक है डायरेक्टर जनरल वाला प्लूरल। डायरेक्टर जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल का प्लूरल डायरेक्टर्स जनरल होता है। डायरेक्टर्स जनरल, ये इसका प्लूरल बनेगा। ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर, ठीक है। आगे देखें, आगे देखो, यहां से कह रहा है कि फुल्ली इंप्लीमेंटेड, पूर्णतया लागू होने पर। फुल्ली मतलब पूर्णतया, इंप्लीमेंटेड लागू करना, एग्जीक्यूट करना। द राधाकृष्णन पैनल्स रिकमेंडेशंस वुड हैव, यदि पूर्णतया लागू हो जाती तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है ऐसा होता, ये पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन में जाता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में जाता है। तो यदि आप लागू कर देते हैं इन सबको पूरी तरीके से, तो राधाकृष्णन पैनल की जो रिकमेंडेशन है, राधाकृष्णन आयोग की जो सिफारिशें हैं, वुड हैव इंक्लूडेड, तो उसमें शामिल होता। ये सिफारिशें सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है, इसमें शामिल होता क्या, अ शिफ्ट, एक बदलाव। बदलाव किस तरफ, टुवर्ड। टुवर्ड एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस ओर। किस ओर, कंटिन्यूअस कंप्यूटर अडेप्टिव, मतलब लगातार। मतलब ये किस प्रकार का बदलाव होता, ये लगातार यहां पे कंप्यूटर अडेप्टिव। एक बात और जोड़ लेना इसके अंदर, टेस्टिंग। कंप्यूटर अडेप्टिव का मतलब हो गया कंप्यूटर अनुकूलित, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो टेस्टिंग है, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो इसमें शामिल हो जाता। देखो वर्ड्स देख लो, कंटिन्यूअस का निरंतर या लगातार है, अडेप्टिव का फ्लेक्सिबल, मॉडिफिएबल, वर्सेटाइल है, स्टेक का रिस्क है, दाव है, जोखिम है, पैसिव का निष्क्रिय है, और क्लाइंट का ग्राहक या सेवाग्राही है। तो कह रहा है कि राधाकृष्णन पैनल की जो सिफारिशें हैं अगर पूर्णतया लागू हो जाती तो आज तक तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लागू हो जाता, ठीक है। आगे कह रहा है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज, कुछ मानकीकृत परीक्षाएं, जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि GRE है। अब GRE की तरफ मत जाओ, ये यहां पे सब्जेक्ट है। तो ये जो टेस्ट है ना, ये प्ले करते हैं एक की रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अमेरिकन एडमिशंस में, बट डू नॉट कैरी, लेकिन ये जो टेस्ट हैं वो कैरी नहीं करते हैं। इन टेस्ट की ही वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाक्य बना दिया। द स्टेक्स ऑफ ए सिंगल सिटिंग, इसमें कोई खतरे शामिल नहीं है। ये खतरे नहीं मतलब इसके अंदर नहीं, जोखिम नहीं है। किसका, सिंगल सिटिंग का। सिंगल सिटिंग का मतलब एक बार में ही परीक्षा दी जाती हो, एक दिन में ही परीक्षा दी जाती हो, उसको बोलते हैं सिंगल सिटिंग एग्जाम, ठीक है। एक बार में ही जब परीक्षा देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सिटिंग एग्जाम बोलते हैं। सिंगल सेशन में दी गई। फिर समझ लो, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो हैं जैसे कि GRE है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अमेरिकन एडमिशंस में, लेकिन इन एग्जाम्स में सिंगल सिटिंग का जोखिम नहीं होता है। द पैनल ऑल्सो नोटेड, ये जो पैनल है कौन सा, राधाकृष्णन पैनल। निश्चित हो गया, द का प्रयोग कर दिया। ऑल्सो एडवर्ब है जिसका प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, ये आपकी मैन वर्ब है। तो ये जो पैनल है इसने ये भी नोट किया, क्या नोट किया कि एजेंसीज जो हैं, एजेंसीज कौन सी, फिर देखो उदाहरण के लिए सच एज लग गया, जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन है और IITs हैं, इनको ट्रीट किया जाता है। ये एजेंसीज की वर्ब है, आर ट्रीटेड। और देखो पैसिव वॉइस है, आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल का। एज पैसिव क्लाइंट्स, किस रूप में, कि ये तो निष्क्रिय ग्राहक हैं, है ना, इन द एग्जाम साइकिल, एग्जाम साइकिल में, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा दे दिया यहां पे। फिर समझ लो, कह रहा है कि पैनल जो है, राधाकृष्णन पैनल है, उसने ये भी संज्ञान लिया कि एजेंसी जैसे कि नेशनल मेडिकल कमीशन और IITs हैं, इनको ट्रीट किया जाता है पैसिव क्लाइंट्स के रूप में एग्जाम साइकिल में, ठीक है। निष्क्रिय ग्राहक हैं, इस रूप में इनको ट्रीट करते हैं। अब आइए
5 दो मैच द कॉलम है उनको करके कोशिश करते हैं। मॉलिफाइड का शांत करना होता है तो अपीज्ड या पैसिफाइड। डॉन्टिंग का चुनौती परक है, इंटिमिडेटिंग या ओवरवेलमिंग। डिसफंक्शनल का क्या होता है, निष्क्रिय। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मतलब जो क्या कह सकते हो, फ्लॉड हो, तो ये आ जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो। एजिटेशन का आंदोलन, हिंदी में कुछ गलत लिखे हुए हो सकते हैं बेस में। सर्विलांस का निगरानी, मॉनिटरिंग या ऑब्जर्वेशन। अब आइए पहला क्वेश्चन है, मॉलिफाई का सही यूज कहां किया गया है। मॉलिफाई का शांत करना है। द हार्श वेदर मॉलिफाइड, वेदर मॉलिफाई नहीं कर सकते आप। मैनेजर ने कस्टमर को, एंग्री कस्टमर को मॉलिफाई किया, यह आ जाएगा आंसर। फिर है डॉन्टिंग शब्द का सिनोनिम क्या है। डॉन्टिंग का इंटिमिडेटिंग होता है, कठिन या चुनौतीपूर्वक होता है। फिर द ऑथर आर्ग्यूज दैट विदाउट लेजिस्लेटिव डैश, लेजिस्लेटिव सैंक्शन। ऑथर का तर्क है कि बिना विधायी स्वीकृति के नए कैडर को क्रिएशन जो है वो स्टॉल्ड रहेगा, मतलब रुका हुआ रहेगा, नया कैडर बन ही नहीं पाएगा, है ना, एनटीए के लिए। अगला है डिसफंक्शनल शब्द जो है, इसमें से एंटोनिम क्या हो। त्रुटिपूर्ण को बोलते हैं तो डिफेक्टिव तो सिनोनिम है। स्टैग्नेंट इसका सिनोनिम है। स्थिरवैधानिक इसका मतलब नहीं है। ऑपरेशनल आ जाएगा, जो काम कर रहा है, जो फंक्शनल है। फंक्शनल का सिनोनिम है ऑपरेशनल। फिर पूछा है कि द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप टेंड टू respond to mass protest by new laws, which part of sentence contains a grammatical error। फिर देखो, the Indian political leadership tends आएगा, क्योंकि लीडरशिप एक वचन है, तो ये आ जाएगा आंसर बी। फिर पूछा है comprehension according to the editorial, how does the Indian political leadership typically respond to mass protests regarding education। एडिटोरियल के अनुसार कैसे भारतीय राजनीतिक नेतृत्व जो है वो टिपिकली रेस्पॉन्ड करता है मास प्रोटेस्ट को रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन के संबंध में। एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कैसे भारतीय राजनीतिक नेतृत्व रेस्पॉन्ड करता है मास प्रोटेस्ट को। कैसे रेस्पॉन्ड करता है, याद कीजिए कि नए कानून बना देगा, है ना, और नए टास्क फोर्स बना देगा, ये सब बताया था। तो क्या आ जाएगा, बाई कंप्लीटली ओवरहॉलिंग द कोर एजुकेशनल आर्किटेक्चर, नहीं। बाई इग्नोरिंग द प्रोटेस्ट अंटिल दे नेचुरली फेड अवे बाय प्रोटेक्टिंग टेम्परेरी क्राइसिस मैनेजमेंट, ये आ जाएगा नए कानून, नए टास्क फोर्स, ये सब। फिर 7 कह रहा है व्हाट इज मेंशन्ड एज ए मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंज। स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है रिफॉर्म प्रोसेस में जो रोक रही है एनटीए का रिफॉर्म प्रोसेस, कि कंप्यूटर्स की कमी है, ऐसा है क्या, नहीं। पे स्केल्स दैट कैन नॉट कम्पीट, ये है बिल्कुल। द इनएबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू अडेप्ट, नहीं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डीजी एग्जाम, नहीं, ये आ जाएगा। पे स्केल्स जो हैं वो वैसी नहीं है जैसे प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। हाउ डज द ऑथर कंट्रास्ट द GRE विद द करंट इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम। ऑथर जो है GRE को कैसे अलग मानता है भारतीय एग्जाम सिस्टम के, क्योंकि इसमें सिंगल सिटिंग एग्जाम का जोखिम नहीं है GRE में। तो GRE जो है वो एक कंटिन्यूअस कंप्यूटर एडेप्टेड टेस्ट है विदाउट द एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ ए सिंगल सिटिंग। भारत में जो एग्जाम है सिंगल सिटिंग वाला एग्जाम है, GRE में ऐसा नहीं है। व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड IITs, की इनके साथ तो एक पैसिव क्लाइंट की तरह व्यवहार होता है, ठीक है। तो दे शुड हैव ए मोर एक्टिव पार्टिसिपेटिव रोल इन हाउ एग्जाम्स आर कंडक्टेड, मतलब ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है और IITs हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको मतलब पार्टिसिपेटिव रोल करना चाहिए, इनको पैसिव ग्राहक मान रखा है इन्होंने। फिर एक प्रश्न यहां पे दे रखा है, बेस्ड ऑन द पैसेज द फ्रेज बिल्डिंग ऑन डिसफंक्शनल आर्किटेक्चर इंप्लाइज दैट, क्या मतलब है इसका, त्रुटिपूर्ण सिस्टम पे आधारित है, ये मतलब है। तो द न्यू पॉलिसीज विल फेल बिकॉज द फाउंडेशनल सिस्टम दे आर बिल्ट अपॉन इज डीपली फ्लॉड, कि कह रहा है कि नई नीतियां फेल हो जाएंगी क्योंकि जो फाउंडेशनल सिस्टम है जिस पर ये बने हुए हैं वो बिल्कुल बहुत त्रुटिपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, और आज रात 8 बजे देखना ना भूलें वीडियो इडियम्स का SSC एक्सपर्ट पर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC की, और ना केवल SSC की बल्कि SSC के जैसे कुछ और एग्जाम्स भी हैं, NDA, CDS, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। उस चैनल पर जुड़िए, सभी वीडियोस देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको समझ में आएगा कितने आसान तरीके से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। सी यू टुमारो एट 5 एंड टुनाइट एट 8 o'clock on SSC Expert. Till then, namaskar.